अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला कोई और है, बाय आसिया रिजवान। लास्ट एपिसोड। जाने कितना वक्त गुजर गया। कमरे के दरो दीवार उनके आंसू और सिसकियों से मनमूस होते रहे। सॉरी। आरिफ संभल कर अलग हुआ, उसके दुपट्टे से चेहरा साफ किया। तुम्हें रोने से मना करते करते खुद को ही रुला बैठा। उसने सुर्ख आंखों और भीगी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बैठो। एक तरफ होते उसने सायरा की एक जगह बनाई। वो बैठ गई। वो उलझा उलझा सा बात शुरू करने के लिए अल्फाज सोच रहा था। कई लम्हे खामोशी की नजर हो गए। तमाम शिकायतों और इख्तलाफात के बावजूद भी मुझे अम्मी से मोहब्बत थी। वो मेरी माँ थी। ये एहसास मुझे उनके जाने के बाद बहुत शिद्दत से हुआ। मुझे उम्मीद थी, बल्कि मेरी जिंदगी का मकसद था कि एक दिन मैं उन्हें उनके गलत रवैये का एहसास करा सकूंगा। मैं उन दिनों 10th में था और उन्होंने वादा किया था कि मैंने 90% से ज्यादा नंबर लाए तो वो मेरी एक ख्वाहिश, एक फरमाइश बिना किसी सवाल के पूरा करेंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं ये करके दिखाऊंगा। बदले में उनसे सबके लिए अच्छा सलूक और अच्छा रवैया मांगूंगा। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो रिजल्ट से पहले ही चल बसी। अपनी माँ के मुतालिक ये बातें करना आसान ना था। वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा था। अम्मी के मुजालिम से भी ज्यादा बड़ा धचका मुझे उनकी अचानक मौत ने दिया था। वो सब ज्यादतियां और नाइंसाफियां नए अंदाज में मुझे मुंकशिफ हो गई थी। उन्हें अब उन सब का हिसाब देना होगा। उसने सर उठाकर सायरा को देखा। वो अजीज हस्ती जो अब इस दुनिया में नहीं और इसकी मंजिल कब्र और फिर हशर है। उसके कसूर, गलती और गुनाह इतने शदीद है कि दुनिया से गुजर जाने के बाद भी उनके असरार जो के तो मौजूद है। ये एहसास सायरा अब बस ज़्यादा बंद गली है जिसमें कोई रास्ता, कोई दरीचा नहीं, और ये बंद गली मेरा मुकद्दर है। शायद तुम मुझे इस गली में दरीचा बनने दी। उसने बहुत जब से आंसू रोके। सायरा। आरिफ ने बमुश्किल उसका नाम लिया। सायरा के रुके आंसू उसकी आंखों से छलके थे। उसने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर हटाए। वही तो इस बंद गली में ताजा हवा का झोंका बनकर दाखिल हुई थी कि सांस लेने की रस्म अदा कर रहे दिल ने धक धक का शोर मचाकर अपनी याद दिलाई थी। आपकी जिंदगी और मुकद्दर में बहुत मोहब्बतें हैं। अपनी दादी रब्बू को माफ कर दे। आपने अंसापी की बातें भी सुनी ना। कोई आपसे नफरत नहीं करता। किसी को आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये तो आप भी जानते। तकल्लुफ और बर्फ की दीवार गिरा दे तो रिश्तों की हिद्दत भी महसूस होगी। वो संजीदगी से कह रही थी। ये खुद साफ था, जिला वतनी तर्क कर दे। किसी और की सजा काटना खुद को सजा देना भी ज्यादती और अपने साथ नाइंसाफी है। इस घर में उसकी आमद और पहली मडबीर से ही तब्दीलियां शुरू हो चुकी थी और अब तो वो खुद ही बदल गया था। इस घर में उसका आना रब कायनात का मंसूबा था और फिर वही हुआ जो उसने तय किया था। ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसके यकटुक देखने पर उसने पूछा। थैंक यू। एक उम्र से जमा आंसू और दर्द सायरा के दामन और आंचल में जज्ब हो गए थे। घुटन को रोजन मुयस्सर हुआ था और वो हल्का महसूस कर रहा था। सायरा ने भी ये तब्दीली महसूस की और मजीद इस मौजू पर बात करने का इरादा तर्क कर दिया। आप कब आए? मैं बहुत देर से नीचे इंतजार कर रही थी। मैं उसी वक्त कार क्लीनिंग के लिए वर्कशॉप में छोड़कर घर आ गया था और मैं कार नहीं थी, इसलिए यही समझती रही कि आप अभी तक आए नहीं। आर्य मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो कुछ सोच रहा है। उसने सर झुका लिया। सायरा। वो ही उसकी जुबान से अदा हुआ। बहुत कुछ कहता है एक लफ्ज। वो उसे देखने लगी। वकार सदीकी वाली बात की फिक्र नहीं करो। वो तो तब से ये मसला भूली बैठी थी। मुझे सबसे ज्यादा कसूरवार अब्बू लगते हैं कि सिर्फ वो कोशिश करते, स्टैंड लेते। तो माजी इतना बदसूरत ना होता और मैं मरकर भी वही गलती नहीं करूंगा। मरने और जान देने वाली मिसाल के बगैर भी ये बात कह सकते हैं आप? उंगलियां मरोड़ते हुए उसने नाराज लहजे में कहा। सॉरी। उसके मुतबस्सम लहजे पर उसने सर नहीं उठाया। चंद पल खामोशी की नजर हो गई। मैं जाऊं? फिलहाल मैं चाहूं भी तो नहीं रोक सकता तुम्हें। वो मायने खेज मुस्कुराहट के साथ खड़ा हुआ था। वो सीढ़ियों तक उसे छोड़ने आया। नीचे उतरकर उसने ऊपर देखा। आरिफ ने हाथ हिलाकर उसे जाने को कहा। वो किचन का दरवाजा खोलकर अंदर आई और हाल में पहुंचती तो डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर नफीसा बैठी थी। वो हमेशा डरती रही थी कि कोई उसे खाना गर्म करते, मेज पर रखते और फिर बर्तन साफ करते देख ना ले। आज पकड़ी गई तो भी किस तरह? आओ बैठो। उन्होंने अपने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। यकलफ्त उसे नफीसा के मुताल्लिक अपने सारे ख्यालात याद आ गए और निदामत ने घेर लिया।
इतनी रात में ऊपर मत जाया करो, पड़ोसियों ने देख लिया तो स्कैंडल बन जाएगा। उसकी कुर्सी पर बैठने के बाद नफीसा ने कहा तो वो हमारी शर्मिंदगी के जैसे जमीन में गड़ गई। पहली बार गई थी, वो मिनमनाई। तुम कमरे में नहीं थी इसलिए यहाँ इंतजार कर रही थी। नफीसा जरा ठहरी। मुझे शमशादबी ने बताया सब। उसने सर उठाया। वो ही नफीसा थी जिन्हें वो रोज देखती थी, लेकिन अब उसे उनके चेहरे पर मक्कारी और घमंड नजर नहीं आ रहा था जो रोज होता था। फर्क उसके नजरिए में आया था और अब नजारा दोनों साफ थे। जिंदगी में कितनी ही बातें हम दुनिया में मरवजा असूल और मफरूजों की बुनियाद पर तय कर लेते हैं, उन पर ईमान ले आते हैं और उन्हें बुनियाद बनाकर लोगों के मुतल्लिक राय बनाकर उन्हें जज करते हैं। मजे की बात ये कि उनमें ज्यादातर गलत साबित होते हैं। तुम्हारे ज़हन में ये सवाल होगा कि मैंने और एहसान ने आरिफ को उसके हाल पर क्यों छोड़ दिया है। शाजिया के इंतकाल के बाद मैंने आरिफ और हमारे दरमियान के फासले खत्म करने के लिए कदम बढ़ाया था। उससे बात करने की कोशिश की, उसके काम अपने जिम्मे लेने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसी हर कोशिश पर वो मजीद खुद में सिमटता गया। एक दिन आंसा ने उससे बदतमीजी की तो मैंने उसे डांटा, समझाया और इस बात पर आरिफ 2 दिन घर नहीं आया। तीसरे दिन हम उसे जफर के घर लेने गए। वो इस शर्त पर आया कि आंसा आजमा चाहे जो करे, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगी, जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे। उसके बाद ही वो ऊपर शिफ्ट हो गया। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद मैंने फिर ऐसी कोशिश करते हुए उसके कमरे की सफाई और सेटिंग में तब्दीली के साथ और कुछ उसके आराम का साजो सामान वहां रख दिया तो वो फिर घर छोड़कर चला गया। इस बार वो जफर के घर भी नहीं गया था। 1 हफ्ते की तलाश के बाद वो मिला तो किसी मस्जिद में रह रहा था। तब सारे खानदान में ये मशहूर हो गया कि माँ के जाते ही उसे घर में इतना सताया जा रहा है कि बच्चा घर छोड़ने पर मजबूर है। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि मैंने उसे घर से निकाल दिया था। उसके इंतहाई इक़दाम ने मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एहसान से तो वो बिल्कुल नहीं बात करता था, वो ला कह लें ये चुपचाप सुनता रहता। मैंने एहसान से घर के मामलात में खामोशी का वादा लिया था, तब बिल्कुल नहीं जानती थी ये वादा बाप बेटे में दायमी फासलों की वजह बन जाएगा। तभी मैं आशू से उसके छोटे मोटे काम करवाने लगी। उसका नाश्ता, उसके कपड़े, बीमारी में दुआ। वो उसे इनकार नहीं करता था कि वो छोटी थी। वो और शमशादबी ही थी जिन्हें वो अपने कमरे में आने देता और उनसे बात कर लेता। मुझे यही लगता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। कुछ ठीक ना हुआ बल्कि बिगड़ता ही गया। वक्त के साथ वो जख्म गहरे होते गए। आरे भी नहीं, आंसा भी इस वक्त से बाहर नहीं निकल सकी। आंसा का हाल देखकर मैंने आसमां को भी रोकना टोकना बंद कर दिया कि जो करती है करने दो, वरना कहीं वो भी बड़ी की तरह नफसियाती ना हो जाए। वो इस घर से कहीं और जाकर नॉर्मल हो जाएगी, ये सोचकर मैंने जल्दी उसकी शादी कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ भी। लेकिन उसकी पहली प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए। डॉक्टर ने दूसरी प्रेगनेंसी में एहतियात के लिए कहा था कि कॉम्प्लिकेशन शदीद भी हो सकते हैं। बस यहीं से उसके जहन में यह खौफ जांगजी हो गया कि खुदा न खास्ता उससे कुछ हो जाएगा और उसके बच्चे सौतेली माँ के सुपुर्द होंगे। इस डर से उसने इतने साल दूसरा बच्चा होने ही ना दिया। ये प्रेगनेंसी भी प्लान नहीं थी। उसके साथ ही अनदेखी सौतेली माँ और अपने बच्चों के मुस्तकबिल ने उसे जैसे नफसियाती मरीज बना दिया है। एक बार फिर वो हैरत के समंदर में डूबी, सब सुन रही थी। वो दोनों ही हसास हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन कुछ हादसे और उनके असरात हमारी सोच और तसव्वुर से ज्यादा गहरे और देरपा होते हैं। अगर मोहब्बत कभी थी तो उस पर कितने ही खोल चढ़ा लें, पाताल में दफन कर दें, वो वक्त आने पर आपके सामने आकर अपना आप मनवा लेती है। आज खुद को नाजुक सिचुएशन में देखकर आंसा ने गुस्से और नफरत का खोल उतार दिया। उसकी वो गिरा अपनी इंतहा तक तन कर खुल गई। इसी तरह शायद आरब भी समझ जाए कि जिंदगी बहुत छोटी और गैर यकीनी है। माजी जैसा था गुजर चुका। अब जितनी मोहब्बतें हैं उन्हें सींत और समेट कर रखना चाहिए। जिनसे मोहब्बत उनसे खुद साख्ता दूरियां रखकर पछतावा ही बचता है। वो रहम दिल और खौफे खुदा रखने वाला इंसान है, इसीलिए इस कदर परेशान है। वो जैसे थक कर उठ गई। ये आरब की अपनी बहनों के लिए मोहब्बत और फिक्र ही थी। अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं दिया, मैं सिर्फ बेटियों की माँ बनकर सोचती, कभी शाजिया को माफ नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया। नफीसा की बात की गहराई में उसे आपदीदा कर दिया। उसके सामने ममता के 2 मुखालिफ रूप थे, एक अपनी कोख से मशरूर थी और दूसरी उससे बेनियाज। तुम्हारे लिए उसके जज्बात महसूस करके मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो हल्के से मुस्कुराई। नाजमा आपा और वाजिदा ने उसे अना का मसला न बनाया होता
तो ये सब तौर तरीके से होना था। वो चीख गई, कारोबारी मसले की तुम फिक्र ना करो। दरअसल नाजमा आपा जामन बाई को ज्यादा डरा रही हैं कि वकार सिद्दीकी की ना मानी तो ये होगा वो होगा। अल्लाह बड़ा मसबुल असबाब है, कोई राह निकल आएगी। आरिफ की बात से ज्यादा उसे नफीसा की इसी यकीन दहानी ने तसल्ली दी। जाओ सो जाओ, बहुत देर हो गई है। वो कुर्सी छोड़कर खड़ी हुई। आंसापी के पास कौन है, कैसी है वो अभी? आलिम है वहाँ, और आंसा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान बेटा, आज अगर ये कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। सास बहू की पहली मीटिंग कामयाब रही थी। 2 दिन बाद आंसा घर आ गई थी। उसके साथ ही मिलने मिलाने वालों का तांता बंद गया था। आज सुबह ही नाजमा पुप्पो अपनी बहुओं के साथ आई थी। आंसा बच्ची को देखने के बाद अब वो सब कुछ छोड़कर सदीका बेगम के पास अपने पसंदीदा मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। आपको टेंशन नहीं हो रही? इतनी बड़ी बात है। आरिफ दूसरी शादी हरगिज नहीं करेगा। रहे कारोबारी मसाइल तो उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। अम्मा साथ बता रहा था रकम काफी बड़ी है और सब कुछ बेचकर रकम दे देंगे तो कमाई का जरिया कहाँ बचेगा। उन्हें नफीसा की आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली हालत पर बड़ी कमीनी सी खुशी हो रही थी। सायरा को वो बहू रखती ना रखती, लेकिन दूसरी बहू भी एक अपाहज और करोड़पति बाप की इकलौती लाडली बेटी तो हरगिज उनके इशारों पर ना चलती। आप तो मिली है ना उस लड़की से, देखा है उसे, कैसी है? सायरा चाय लेकर अंदर आई तो दोनों ही खामोश हो गई। आरिफ को नाश्ता दिया? सदीका बेगम ने उससे पूछा। अभी नहीं, अब बना रही हूँ, उससे कहना मुझसे मिलकर जाए। जी अच्छा। वो बावर्ची खाने में वापस हुई। क्या सारा उसे नाश्ता पहुंचाती है? अच्छा। नाजमा को पहली बार एहसास हुआ कि उनसे मामला समझने में कहीं कोई गलती हुई है। ये अनोखा घर है जहाँ सारे मेहमान सुबह सुबह ही चले जाते हैं, अभी खाना भी बनाना है। आंसा के ससुराल से आए मेहमानों के लिए चाय चढ़ाते हुए शब्बो बुड़बुड़ जारी थी। कौन सी सुबह सुबह, 11 बजने वाले हैं। शमशाद बी ने कहा। आज फिर उसने उपमा बनाने के लिए सूजी निकाली। ये किस लिए? शमशाद बी ने सवाल किया। नाश्ते में उपमा बना रही हूँ, आपके लिए भी बनाऊं? तुम्हें आरिफ ने कभी बताया नहीं कि उसे उपमा बिल्कुल नहीं पसंद? उस ताज्जुब भरे लहजे में मिली इत्तला ने उसे ज्यादा मोहतजब किया था। सच है कि आधी अधूरी मालूमात पर दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। तभी सायरा का फोन बजा। वो नजरअंदाज किए काम में लगी रही। ट्रे उठाया ही था, फिर उसके फोन पर रिंग हुई। ये सुबह से सबीना की छठी कॉल थी। तुम बात कर लो, कब से फोन आ रहा है, नाश्ता मैं दे आती हूँ। शमशाद बी ने कहा तो उसने ट्रे उन्हें थमा दी। उनसे कहना जाने से पहले नानी से मिल लें। अच्छा। वो फोन लेकर हाल में आई और एक कुर्सी संभाल कर सबीना को कॉल मिला। सबीना को भी घर में चल रहे मसले की खबर हो गई थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि सायरा को क्या मशवरा दे। कभी कहती कि डर जाना, कमजोर मत पड़ना, अब तो उस घर की बहू और आरिफ की बीवी है, तो कभी समझाती कि देख ये अगर बात ना बनी तो उस लड़की से निकाह करने में भी कोई हर्ज नहीं। एक अपाहज लड़की कारोबारी ऊंच नीच और समझौते की वजह से घर में आ भी गई तो उसे कभी बहू का मुकाम नहीं मिलेगा। वो उसकी बातें सुनती हाँ हूँ करती रही। उससे पूछा भी कि तुम्हें कैसे पता चला, लेकिन सबीना ये जवाब गोल कर गई थी। अच्छा सुन, तुझसे कोई मिलने के लिए तो नहीं आया ना? मुझसे मिलने कौन आएगा? क्या चाचा का फिर फोन आया था? आया तो नहीं, लेकिन वो तुझसे मिलने भी आ सकते हैं। तो ऐसा कर, बोल कर रख वहां कि कोई मिलने आए या तेरा पूछे तो इसे इनकार कर दे या वापस भेज दे। इस सब की क्या जरूरत है? आ भी जाए तो मैं खुद इनकार कर दूंगी हमेशा के लिए। तू समझती नहीं है सारा, छोड़ो ये सब, इतना अहम नहीं है। अच्छा मैं आऊंगी 1-2 दिन में तुझसे मिलने। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही, मैं सोच रही हूँ वहां का एक चक्कर लगाऊं। वहां तो अब किराएदार रहते हैं, तू वहां क्या करेगी? मैं आती हूँ ना, तुझे याद आ रही है तो। अब उसे क्या बताती कि उसे उसकी नहीं अपने घर की उस चारदीवारी की याद आ रही थी जहां वो अम्मी के साथ रहती थी। उसने फोन रखा ही था कि शमशाद भी आ गई। आरी बेटा की किसी के साथ अहम मीटिंग है, अभी दादी के पास जाने का वक्त नहीं है, तुम बैठो मैं ही बता देती हूँ। तभी अब्दुल्ला आशपा का हाथ खींचते हुए वहां आया। सारा आंटी, हमें सुनहरी की तरह नई बेबी का नाम भी रखना है। उसने आशपा को देखा। आशपा ने गहरी सांस लेकर कहा, अब आप ही समझाएं। आरिफ ने बाइक गेट से बाहर निकाली थी कि एक बुजुर्ग अंदर झांकने की कोशिश करते नजर आए। जी, किससे मिलना है आपको? बाइक रोककर उसने सवाल किया। क्या ये एहसान अहमद का मकान है? हाथ में पकड़ी पर्ची को जरा दूर करके आंखें छोटी करते हुए उन्होंने उल्टा सवाल दागा। जी, यहाँ एक लड़की रहती है, सायरा अब्दुल कदीर।
घर में अजब सा माहौल था। आंसा और बच्ची को देखने के लिए लोग आते रहते। एक नई तब्दीली ये आई थी कि घर के बड़े अफराद अक्सर ड्राइंग रूम में इकट्ठे होते, जिनमें आरब भी मौजूद होता। चारों तरह दस्तावेजात और कागजात फैलाए, पेन पेंसिल लिए वो हिसाब किताब और जोड़ तोड़ में लगे रहते। अक्सर उन सबके साथ आलम भी शरीक होता। रात में उसने अम्मी को ख्वाब में देखा था। जिंदगी के इतने अहम फैसलों और मसाइल में उसे उनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो सिद्दीका बेगम से इजाजत लेकर अपने घर चली आई। उसे इल्म था कि वहां अब कोई और बसता है, लेकिन वो फिर भी उन दरो दीवार को देखना चाहती थी। वहां अम्मी की मौजूदगी महसूस करना चाहती थी। किरायादार उसे देखकर जरा खुश नहीं हुई थी। आने से पहले इतला देना चाहिए था। उसकी दोपहर की नींद में खलल पड़ा था। वो पानी का गिलास लेकर आई तो सायरा अपने कमरे में जाने की इजाजत मांगी। वहां गुड्डू के अब्बा सो रहे। ये साफ इनकार था। मुझे वाकई फोन करके आना चाहिए था, या अप्पा को साथ रखती तो अच्छा होता, उसने अफसोस के साथ सोचा। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये घर तुम्हारा ही है ना? वो तुम्हारी बहन तो किसी बात का जवाब नहीं देती, बस किराया लेने आती है और पैसे लेकर चलती बनती है। एक वकील बार बार आता है और वो तुम्हारा नाम लेकर ही पूछता है। कुछ दिन पहले आया था तो मैंने कहा कि यहाँ आकर बार बार हमें क्यों तंग करते हो, उसकी बहन से पूछो। इस तवील बात पर भी खामोशी से उस औरत का चेहरा देखती रही। नहीं, तुम बता दो मसला क्या है। तुम दोनों बहनों की कुछ अनबन हो गई है? इस घर को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा है? तुम्हारी बहन ने बड़ी सख्ती से ताकीद की है कि पैसे उसके अलावा किसी और को ना दें। फिर ये वकील का आना, पड़ोसी भी अजीब अजीब बातें करते हैं। पड़ोसी? वो क्या बातें करते हैं? यही कि घर तुम्हारे दादा का था, तुम्हारी अम्मा से पसंद की शादी करने के बाद, जिसे तुम्हारे अब्बा ने जबरदस्ती बीवी के नाम कर दिया, और उनके इंतकाल के बाद तुम्हारी अम्मा ने बाकी सबको घर से निकाल दिया। ये क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? वो मारे गुस्से के खड़ी होगी। जो हर दूसरे दिन सुनती रहती वही कह रही हूँ। और तुम्हारी बहन? प्लीज अब चुप रहें, कुछ ना कहें। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी तो पीछे से उस खातून ने आवाज लगाई, उस वकील से जाकर मिल लो, हर 2 दिन बाद आ जाता है। वो बाहर निकल आई। यहाँ आते वक्त उसने तो ये ना सोचा था, कुछ भी बकवास करते हैं लोग। तेज कदमों से गली से बाहर निकलते हुए वो बार बार सर झटककर जरा देर पहले सुनी बातें जहन से निकालने की कोशिश कर रही थी। एक वकील को वो जानती थी। इंतकाल से चंद माह पहले अम्मी उसे कई बार उनके पास लेकर गई और उन दोनों के साथ उसने सरकारी दफातर के चक्कर भी काटे थे, जहाँ कई दस्तावेज पर उसने दस्तखत किए थे। वो अंकल क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? उसके कदम उनके घर की सिमत उठने लगे थे। तंग सी गली का आखिरी मकान उनका दफ्तर और घर दोनों था। उसने खुले दरवाजे पर हाथ मारकर मुतवज्जा किया। सामने खुली फाइल पर झुके वकील साहब ने चश्मे के ऊपर से उसे देखा। मैं सायरा, सरवत अब्दुल कदीर की बेटी। वो अंदर दाखिल हुई। मुझे उन्होंने तो जी उन्होंने ही भेजा है। अच्छा? वो कदरे हैरान हुए। आओ आओ बैठो। उन्होंने खड़े होते हुए मेज की दूसरी तरफ रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो इस तरारी अंदाज में उंगलियां रोती हुई कुर्सी पर आकर बैठ गई। पीछे दीवार से लगी अलमारी खोलकर एक फाइल निकालकर उन्होंने मेज पर रखी। ये काम आपकी वालदा के इंतकाल से कुछ दिन कबल मुकम्मल हुआ था, लेकिन फिर इंतकाल की खबर मिली तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि उस मुश्किल वक्त में आपको परेशान करूं। दूसरे, आपकी वालदा की ताकीद भी थी कि ये आपकी बड़ी बहन के हाथों में ना लगे। ये क्या है? उसने सामने रखे कागज के बुलंदों की सिमत इशारा किया। आपको तो पता होगा, आपने सब जगह दस्तखत किए थे। आपकी वालदा ने मकान आपके नाम मुंतकिल कर दिया था। क्या? क्या मकान अम्मी के नाम पर था? जी। और उससे पहले? वकील साहब ने बगौर उसे देखा और कुछ देर बाद मुखातिब हुए। बीबी? फाइलों में से उन्होंने सबसे नीचे रखी वो सीधा फाइल निकाली। वो जमीन अब्दुल शकूर यानी आपके दादा ने खरीदी थी। उस पर मकान भी उन्होंने तमीर किया था। फिर कई सालों बाद ये आपकी वालदा के नाम मुंतकिल हुआ और अब कुछ माह पहले उन्होंने ये आपके नाम कर दिया था। तुम्हारी माँ ने बाकी सबको घर से निकाल दिया। घर तुम्हारे दादा का था। उसके कान साईं साईं करने लगे थे। कई दिन से यह अमानत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेज पर रखी फाइलें किसी अफरीयत से कम नहीं लग रही थी, जो बढ़कर उसे अपनी लपेट में लेकर निगल लेना चाहती थी। वो घबराकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर वो वहशत थी कि वकील साहब भी फिक्रमंद हुए। बीबी? वो अफरीयत आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैल गई थी। उसे सांस लेना दोबर हो गया था। वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। ये ले जाए साथ। लेकिन उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना सूझ रहा था। उसकी मजलूम माँ दरअसल दहलीज में उसे ठोकर लगी और वो जमीन बोस हो गई। सब्र कर बीबी,
वकील साहब आगे बढ़े, लेकिन तब तक वो किसी तरह खुद को उठाकर बाहर निकल गई थी, अपने अंदर उठे तूफान से लड़ती। वो इतराब से बेखबर गली से बाहर निकलने के बजाय उन गलियों की भूल भुलैयों में गुम होती गई। बिल आखिर आज उसके पास खुशखबरी थी और वो सबसे पहले सायरा को सुनाने बेवक्त घर आया था। कमरे में आया तो सदीका बेगम तनहा सो रही थी। उसने आशबा को फोन किया। वो तो अपने घर गई है। अच्छा, मुझे नंबर दो। वो बार बार उसका फोन मिलाता रहा, लेकिन बेसुध। उसकी छठी हिस्सों से खबरदार करी थी। कुछ सोचते हुए उसने गेट के बाहर मिले वकील का नंबर मिलाया। उनकी बात सुनते ही वो कार लेकर निकल गया। वकील के बताए पते पर गलियों में ढूंढते हुए आखिरकार वो उसे मिल ही गई। वही हुआ जिसका उसे डर था। जिस अजियत से वो उसे बचाना चाहता था, वो उसी अजियत से बेहाल गली में बैठी रो रही थी। सब जानने के बाद उसने बहुत शिद्दत से दुआ की थी कि सायरा कभी उस दर्द से आशना ना हो, लेकिन अल्लाह की मसलहतें और फैसले इंसानी अकल से बालातर होते हैं। सायरा, उसके सामने बैठते उसने पुकारा। उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। आरब ने शानों से थाम कर उसे उठाया और गली के बाहर खड़ी कार में बिठाया। उसकी उजड़ी सूरत देखकर वो खुद को खाली महसूस कर रहा था। काश उस रात सायरा से वो सब ना कहता। उसे लग रहा था ये उसका कसूर है कि उस वक्त अश्क बहाती सायरा वही सब सोच रही होगी। क्या इसलिए उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़के थे कि उनके दुख साझे थे? वो जिस बंद गली का दरीचा बनना चाहती थी, वही बंद गली उसका मुकद्दर भी थी। सायरा, आरिफ ने उसका सर ऊंचा किया ताकि उसकी तरफ देखे, और उसे देखते ही उसकी बात किसी भाले की तरह उसके दिल में घुप गई। यह एहसास सायरा, यह एहसास हबसज़दा बंद गली है जिसमें कोई रास्ता, कोई दरीचा नहीं, और ये बंद गली मेरा मुकद्दर है। उसके इख्तियार में कुछ नहीं रहा था। ऐसे सब कुछ बिखर गया था। उसका मान, अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अच्छी जिंदगी जीने की चाह, जफाकश माँ की बेटी होने का गुरूर, अब तक उसका दर्द महसूस करने का दावा उसे खोखला लगा। दर्द तो अब हुआ था उसे। उसके वजूद का रोम रोम, रूह का जर्रा जर्रा बिलबिला रहा था। वो फूट फूट कर रो दी। सायरा, आरिफ ने बाजू फैलाकर उसे खुद में समेटा। इस हिद्दत और अपनायत भरी पनाह में आते ही उसके रोने में शिद्दत आ गई। उसके अश्कों की रुवानी उसकी गिरफ्त तंग करती जा रही थी। आरिफ की तसल्ली और दिलासा उसे मजीद रुला रहा था। आरिफ के फोन की रिंग होने लगी थी। उसके सर पर हाथ फेरते हुए आरिफ ने उसे खुद से जुदा किया। उसकी हिचकियां बंद गई थी। आरिफ ने फोन देखकर काल मनकता की। ये सब झूठ था, प्लीज बताएं कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। उसकी आखिरी उम्मीद भी उसे ही तोड़ना थी। नहीं सायरा, उसके भीगे रुखसार से लिपटी लटे पीछे करते हुए उसने ये हिम्मत कर ही डाली। ये सब सच है, इससे फरार और इनकार नहीं। मेरी तरह खुद को इसकी सजा मत दो। तुमने ही कहा था ना, ये उधार का दुख उठा रखा है, तुम वो ना करो प्लीज। सायरा ने जाना ये उधार हरगिज नहीं। उसकी माँ, प्यारी माँ से जुड़ा अच्छा बुरा सब कुछ उसका था। इस रिश्ते में उधार का सवाल ही नहीं। अपने खरे जज्बात और सच्चे अल्फाज इस वक्त उसे बिल्कुल खोखले लग रहे थे। आपको ये पहले ही पता था? अचानक उसे ख्याल आया। आरिफ ने सार हिलाया। कुछ दिन पहले तुम्हारी अम्मी के वकील तुमसे मिलने घर आए थे और इत्तेफाक से गेट पर मुझे मिल गए थे। और उसी लम्हे सायरा को समझ आया कि उस रात आरिफ ने क्यों वो बात खत्म करके नॉर्मल सी बातें शुरू कर दी थी। उसने खुद को संभाल कर चेहरा साफ किया। सायरा, मैं आज तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगा। उसने जैसे सायरा की सोच पढ़ ली थी। कुछ भी अपने अंदर छुपा कर मत रखो, सब बाहर निकल जाने दो। फिर आरिफ का फोन बजने लगा। आप बात कर लें, आशु कर रही है फोन। उसने दोबारा कॉल कट कर दी। मैं घर में किसी से कुछ कहे बगैर निकल गया था। सब वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने सबको मिलने कहा था। मैं ये खुशखबरी सबसे पहले तुम्हें सुनाने के लिए दादी के कमरे में आया, लेकिन तुम वहां नहीं थी। आशु से पूछा तो उसने कहा तुम अपने घर आई। एक बार फिर रिंग होने लगी। आपकी बार आरिफ ने फोन रिसीव किया। आशु, 15-20 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ पता है, सॉरी, बस आ रहा हूँ। हाँ सायरा मेरे साथ है, सब ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाकी बातें घर चलकर, तुम भी आगे आ जाओ। अपनी तरफ कार का दरवाजा खोलते उसने कहा, मैं यहीं ठीक हूँ। वो घर पहुंचे तो नफीसा गैराज के शेड में टह रही थी। क्या हुआ? सायरा की शक्ल देखते उन्होंने पूछा। वो दोनों फौरन कोई जवाब न दे सके। मेरे साथ आओ। उन्होंने सायरा का हाथ पकड़ा। तुम भी? गैराज की सिमत खुलने वाले अपने कमरे के दरवाजे की तरफ जाते हुए नफीसा ने आरिफ से कहा, तुम अपने घर गई थी, क्या हुआ कि इतना रोती रही? तुम भी जानते हो, तभी पीछे वहां पहुंचे थे। कमरे में पहुंचकर सायरा को बेड पर बिठाते हुए उन्होंने पूछा, ये बात बाद में करते हैं, पहले? उसने आरिफ को नफीसा की सिमत देखते हुए कहा।
हाँ ठीक है, चलो सब लोग कब से वहां इंतजार कर रहे हैं, तुम लेट जाओ, कुछ देर आराम करो, हम आते हैं। नफीसा ने उसके सराहनीय तकिया रखते हुए कहा। उसे लेटने का इशारा करते हुए आरिफ नफीसा के साथ बाहर निकल गया। कई बार जिस्मानी मशक्कत से ज्यादा जज्बाती हलचल थका देती है। वो तकिए पर सर रखकर लेट गई। जरा देर पहले देखे मंजर पर वो पूरी तरह खुश भी ना हो सकी। छत को तकते और सोचते हुए उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो कमरे में आशपा और आरिफ मौजूद थे। लेकिन वो आपका ख्वाब था भाई, आशपा की आवाज में अफसोस था। क्यों? अब भी है, उसे होल्ड पर रखा है, किसी दिन इंशाल्लाह फिर पूरा करेंगे। करवट बदले बगैर ही उठकर बैठी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। बाल और दुपट्टा दुरुस्त करके उसने दोनों की तरफ रुख लिया। मैं चाय लाती हूँ आप दोनों के लिए। आशपा बाहर चली गई। सॉरी, वो शर्मिंदा थी, मैं इतनी देर सोती रही। वो सिर्फ मुस्कुराया। आशु क्या कह रही थी? कदरे फासले पर रखी कुर्सी पर बैठा रहा। वकार को जितनी रकम लौटानी थी उसका इंतजाम हो गया है। कैसे? दादी और उन्होंने किसी को बताए बगैर पहले ही अपने जेवरात फरोख्त कर दिए थे। कुछ दादी की बहुत पुरानी जमीनें थी, सदर की एक दुकान और दादा का खेत जो किराए पर दे रखा था, फरोख्त कर दिए हैं। और जफर का कजन मिडल ईस्ट से यहाँ मुंतकिल हुआ है, उसे नया बिजनेस शुरू करना था, तो जफर और मैंने कैफे उससे दे दिया। उसे आशपा के जुमले बहुत अच्छी तरह से याद है। ये बाई का दरीना ख्वाब था, उन्होंने बहुत मेहनत की है। सिर्फ यही नहीं, आलम बाई के लायक दोस्त बहुत काम आए। उन्होंने वकार सिद्दीकी के दीगर बिजनेस में कई सारे गैर कानूनी इकदाम और घपलों की निशानदेही की। मुतल्लिका हकाम से शिकायत और चंद मुतासरा अफराद की जानिब से लीगल नोटिस भेजने और कानूनी कार्रवाई की धमकी जैसे ब्लैकमेल भी काम आए। उसी वक्त नफीसा अंदर है। कैसी तबीयत है? जी ठीक हूँ। उसने सर झुका लिया। आरिफ ने बताई मुझे सारी बातें। वो पलंग पर उसके करीब बैठ गई। तुम दोनों सिर्फ एहसास ही नहीं, दुनिया की मिसाली औलाद भी हो, वरना इस दौर में कोई इन बातों पर तवज्जो नहीं देता। इन्हें सोचकर परेशान होना तो नामुमकिन सा लगता है। दूसरे जाविये से सोचूं तो लगता है अपनी तमाम गलतियों और कोताहियों के बावजूद भी उन दोनों ने कोई ना कोई ऐसी नेकी की होगी जो अल्लाह को पसंद आ गई, और उसने बदले में उन्हें तुम जैसी नेक फितरत औलाद अता की है, जो वालिदैन की खताएं जानकर इस कदर दुखी और परेशान है, उनकी गलतियां सुधारना चाहती हैं। इस बात पर उन दोनों ने नफीसा को चूमकर उसे देखा। वो उन्हें रोशनी की किरण दिखा रही थी, चंद जुगनू थमा रही थी। क्या वाकई यहाँ सिल्वर लाइन मौजूद है? आरिफ ने सोचा। उसे अपनी जिंदगी का पछतावा और दुख ना बताओ। उसे बोझ की तरह कंधे पर लादने के बजाय इस एहसास को उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल करो। आखिरी सफर पर रवाना हो चुके वालिदैन को अपने माल के बाद औलाद की नेकियां, दुआएं और सदकात ही उन्हें सबसे ज्यादा सवाब पहुंचाते हैं। ले गर्मा गर्म चाय के साथ फ्राइज और केक। आशपा दरवाजे से ही नारा लगाते हुए अंदर आई। मैं चलता हूँ। आरिफ खड़ा हुआ। बैठे, आपकी और सायरा की ही चाय है ये। आशपा ने ट्रे तपाई पर रखी और तपाई पलंग कर करीब सरकाई। मैं आती हूँ, तुम आराम से चाय पियो। नफीसा खड़ी होगी। परसों का तकल्लुफ और झिझक यूं चंद घंटों में खत्म नहीं हो सकता था। आप करीब आ जाएं। नफीसा के जाने के बाद आशपा ने आरिफ को कुर्सी तपाई के करीब लाने का इशारा किया। नफीसा की बात उसके दिल को लगी थी। बहुत ज्यादा सोचने और गौर करने पर कितनी ही चीजें वाज़ेह होती थी। उसे हमेशा लगता था कि सबीना उसके अब्बा के खानदान पर गई है, खुद गर्ज और मतलब परस्त, और खुद अपनी अम्मी की आदत और फितरत लेकर आई है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि सबीना अपनी माँ का परतो थी। अम्मी भी ये जानती थी, इसीलिए घर उसके नाम कर दिया था, वरना कुछ बैद ना था कि उसे घर से निकाल देती, जैसे उन्होंने किया था। अम्मी के पास से घर के आगे की दुकान और घर का किराया वो खुद ही वसूल कर रही थी। अम्मी ने उसकी शादी के लिए बहुत सा जेवर बना रखा था, वो सभी सबीना ने अपने कब्जे में ले लिया था। अम्मी की भी कितनी आदतें और बातें अब उसे सही समझ आ रही थी। उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का शौक था। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा जरूरतों का रोना रोते हैं, गुर्बत और मुफलसी की दुहाइयां देते हैं, जबकि उनके हालात इतने बुरे भी नहीं होते। उनके अखराजात इतने ना थे कि दुकानों का किराया भी उनके लिए काफी था, लेकिन उन्हें जेवरात बनाने का बहुत शौक था। वो उसे उनकी मोहब्बत ही समझती रही कि वो उसकी शादी किसी अच्छी जगह करने के लिए इतना सब इकट्ठा कर रही है। उन्होंने हमेशा अच्छा पहना, अच्छा खाया और उसे भी ऐसे ही रखा। उसे लगता था कि वो ये सब कुछ उसकी मोहब्बत में कर रही है। उनकी अपनी ख्वाहिशें और ज्यादा पैसे का लालच और हवस उसे कभी नजर नहीं आया। एक मोहब्बत उसके अब्बा को अम्मी से थी और एक मोहब्बत नफीसा को एहसान से। सच है, यहाँ कोई दो कहानियां भी एक सी नहीं होती, और मोहब्बतें भी सबकी जुदा, सबकी अलग होती हैं।
वो दोबारा वकील साहब के घर जाकर सारे कागजात ले आई थी। उन्होंने ही उसे बताया कि सबीना वो मकान और दुकान फरोख्त करना चाहती है। पड़ोसियों से पूछने के बाद आखिर उसे अपने चाचा का पता मिल ही गया। उसे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि उसके दादा जिंदा हैं। पड़ोसियों के जरिए ही सबीना को भी इल्म हो गया कि वो अपने चाचे का पता ढूंढ रही है। उसी रात उसका भी फोन आया। सायरा ने उसे मकान और कागजात के मुतालिक कुछ ना कहा, लेकिन ये कहा कि वो चाचा और दादा से एक बार मिलना चाहती है। सबीना ने उसे उससे बाज रखना चाहा और उसे अपने तय समझाती रही। हमेशा की तरह वो खामोशी से सुनती हूँ हाँ करती रही। सबीना को लगा वो मान गई है। जाओ, मैं यहाँ वेट करता हूँ। आरिफ ने दरवाजे की सिमत इशारा किया। सायरा ने सारी हिम्मत मुजतमा करके बेरंग दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर दूसरी तरफ आहट हुई। उसने खुश्क होते हलक को तर किया। कौन? दरवाजा खोलने वाली खातून के चेहरे से बरहमी ज़ाहिर थी। मैं सायरा अब्दुल कतीर की बेटी। यहाँ? कौन कौन? उसका नाम सुनते ही कोई गिरते पड़ते दरवाजे तक आया। जी मैं सायरा, तुम भाईजान कदीर भाई की सायरा? बेयकीनी और खुशी का मिला जुला तासुर उसे हौसला दे रहा था। जी। अरे अंदर आओ, वहां क्यों खड़ी हो? फिरोजा हटो, अंदर आने दो। उन्होंने खातून का हाथ पकड़कर एक तरफ किया। वो अंदर दाखिल हुई। 2 कमरों का घर था। उसी कमरे में एक तरफ बावर्ची खाने का एहतमाम था। उसकी नजर एक तरफ पलंग पर लेटे बुजुर्ग पर पड़ी, जो हड्डियों का ढांचा थे। साकत आंखें, साकत बदन, बस हल्के हल्के ऊपर नीचे होता सीना जिंदा होने की अलामत था। बैठो। चाचा ने उसे मैली से कुर्सी पेश की, लेकिन उसे नजरअंदाज करके पलंग की तरफ बढ़ी। ये अब्बा है, तुम्हारे दादा। वो भी उसके पीछे आए। जिंदगी से खाली आंखें, मुंह के गिद्ध मंडलाती मक्खियां, सीने तक पड़ी एक मैली चादर उसके दिल पर गूंज पड़ा। उन दोनों दुकानों का किराया कितना कीमती था, उसे एहसास हुआ। जो उसके अब्बा के अब्बा थे, उसके दादा, उसका खून, जिन्हें वो आज पहली बार इस हालत में देख रही थी। उसे अब तक की अपनी जिंदगी सोचकर बहुत शर्मिंदगी हुई। कितने ठाठ में जिंदगी गुजारी थी उसने इस मकान में जो उनका था, जिस पर उनका हक था। कितनी बड़ी गासिब थी वो। उसने चादर के नीचे से उनका हाथ निकाल कर थामा। हड्डियों पर चढ़ी झुर्रियों ज्यादा चमड़ी उसे खून की कशिश और हिद्दत का एहसास करा रही थी। दादा जान, कैसा अजनबी लफ्ज था। दादा जान, मैं सायरा, आपकी पोती। उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी। अब्बा को सालों पहले फालिज हो गया था, वो बात नहीं करते हैं। चाचा को लगा वो उनकी तरफ से जवाब की उम्मीद में है। उसने हाथ वापस सीने पर रखकर अपने आंसू साफ किए। दूसरे कमरे से 2 लड़कियां आकर उसे अजीब नजरों से देख रही थी। बैठो बेटा। चाचा ने वही मैली से कुर्सी उसके करीब रखी, लेकिन उनकी चाल पर गौर करती फिर दुख की गहराई में उतर गई थी। अपने पोलियो ज़दा पैर के साथ वो लंगड़ा कर चल रही थी। फिरोजा, चाय बनाओ। पहले इससे पूछो तो, इतने सालों बाद ये क्यों आए हैं? रोजा ने अपनी नापसंदीदगी कतई नहीं छुपाई। ये सब ड्रामे क्यों? अब इसकी माँ क्यों बकवास करती है? बेटा तुम बना लो। वो बीवी को जानते थे, इसलिए बेटी से कहा। वो सब उसे नफरत करने और धक्के देकर घर से निकालने का हक रखते थे। चाचा मौसम के मुताबिक कभी सब्जी तो कभी बर्फ गोले की रेहड़ी लगाते थे, तो कभी छतरी बनाने का काम करते। दोनों बेटियां जवान थीं। बेटा उनसे छोटा था, इस साल 10वीं में था। चाची घरों में काम करती थी, बेटी एक निजी अस्पताल में सफाई का काम करती थी। उसकी बातें सुनकर चाचा पर शादी मर की कैफियत तारी हो गई थी। सबीना को भी खबर हो ही गई थी। उसका ऐसा जलाल सायरा ने पहली बार देखा था, लेकिन उसने खामोशी को हथियार बना लिया था। किराएदार से मकान खाली करवा कर वहां चाचा को मुंतकिल होने तक सबीना ने हर कोशिश की कि ये सब ना हो। सायरा ने इतना ही नहीं किया, उसने वो मकान और दुकानें भी चाचा के नाम कर दी थी। सबीना की मजबूरी ये थी कि वो अब एक अमीर बहन से ताल्लुक तोड़ना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तब्दीली एकदम नहीं आती। बर्फ के ग्लेशियर हों तो पिघलने में वक्त तो लगता है। अब उसे देखकर कोई पलटता ना था, ना ही तंजिया जुमले बोले जाते थे। अब वो मेज पर मौजूद होता। बात अब भी ज्यादा वो आशबा से ही करता था, लेकिन अब सर उठाकर मुस्कुराता तो सबकी बात पर था। फीसा को पुकारने के लिए उसके पास अब भी कोई इनकाब नहीं थे। बाप और चाचा के साथ काम करते हुए झिझक और तकल्लुफ खत्म हो रहा था। दादी के पास बैठकर हालचाल पूछने की शुरुआत हुई थी।
किराए के बच्चों और दुकान की आमदनी ने चाचा के घर को कई फिक्रों से आजाद कर दिया था। वो दादा और उन सबसे मिलने जाती रहती। चाचा को भी एहसान अहमद के दोस्त की दुकान में नौकरी मिल गई थी। उसने फरोजा चच्ची को यकीन दिलाया था कि उनके बेटे की पढ़ाई और फीस की जिम्मेदारी उसकी होगी। सबीना अपने नुकसान की भरपाई उससे वसूलती रहती। कभी आसिम की नौकरी चली जाती, कभी देवर के कर्जदार परेशान करते, तो कभी सास ससुर की बीमारियां। अब भी अक्सर रातों में आरब की नींद उड़ जाती थी और वो अपनी वहशत दूर करने सायरा के साथ बाहर निकलकर छत पर टहलने लगता। कभी सायरा को बुरे ख्वाब जगा देते तो आरिफ थपकियां देता वो सो जाती। बंद गली में रोजन खुल गया था, वहां से आसमान साफ नजर आने लगा था। किसी दिन रास्ता भी खुल ही जाना था। उनकी ख्वाहिशें खुद ब खुद महदूद होकर अपना रुख सदकात और खैरात की सिमत मोड़ चुकी थी। उसने सबके पुरजोर इसरार के बावजूद भी ऊपर का कमरा नहीं छोड़ा था। अब्दुल्ला, आशु, पीछे से आंसा की आवाज पर वो दोनों उठ खड़े हुए। जब से ये आमना आई है ना, मम्मा रात में जागने लगी है। अब्दुल्ला को ऐसी कई शिकायतें थी छोटी आमना से। आप वक्त भी तो देखे जरा, बहुत देर हो गई है। सायरा ने लुड्डो बोर्ड उठाते हुए कहा। एक बार भी आंसा ने पुकारा, लेकिन इस बार सारा को आवाज दी थी। आ रहे हैं आप ही, उसने बाहर आकर कहा। तुम निकाल दिया करो उन दोनों को कमरे से, उन्हें तो जरा अकल नहीं है। अंदर बैठे आरिफ ने धीरे धीरे में आंसा की तायद की। वो दोनों सीढ़ियां उतरे थे। तुम दोनों के लिए टाइम लिमिट है, अब से खबरदार जो 10 बजे के बाद ऊपर नजर आए तो। वो उनकी कान पकड़कर अंदर ले गई। वो कमरे में आई तो आरिफ लैपटॉप खोले बैठा था। अब सोना है, ये क्यों लेकर बैठ गए? वो कमरे में फैला सामान उठाते हुए बोली। तुम्हारा रिजल्ट तो देख लूं। आपको क्या जल्दी है इतनी? रहने दें। तुम्हें क्यों जल्दी नहीं? कितने दिन होने आए हैं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है और मैं मजीद बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती। रिजल्ट देखे बिना ही मुझे लगता है कि मैं पास होगी। आप उसे ऐसे ही रहने दें। उसकी अपनी मंतक थी। आप ही बंद करे और सो जाए। आरब को उंगलियां चलाते देखकर उसने कहा। कल सुबह दावत है ना आजमा पुप्पो की तरफ, याद है ना? बोलते हुए चिप्स और चॉकलेट के खाली रैपर दरवाजे के बाहर कूड़ेदान में डालकर उसने दरवाजा बंद किया। तुम पास हो गई हो। आरिफ की खुशी से भरपूर आवाज पर उसे बेयकीनी से देखने लगी। मजाक ना करें। वो करीब आकर लैपटॉप पर झुकी। हाँ वाकई, मैं तो पास हो गई। उसने दोनों हाथ गालों पर रखकर आंखें बंद की। अम्मी, मैं पास हो गई। आपकी ये ख्वाब भी पूरा होगा। उसने दिल में सरबत को मुखातिब किया। मुबारक हो। आरिफ ने उठकर मानने का जरूरी समझा। मुबारक मुबारक, मैं आशबा और दादी को बताती हूँ। वो पुरजोर से आरिफ से लग हुई। सुबह बताना, दादी तो कब से सो गई हैं। वो सारी लाकर मान गई। इनाम तो बनता है तुम्हारा, बताओ क्या चाहिए? उसके दमकते चेहरे को नहारते उसने पूछा। सिर्फ इनाम नहीं, इनामात बनते हैं। वो पलट कर सोफे से अब्दुल्ला के खिलौने उठाने लगी। इतनी ज्यादा पढ़ाई की थी मैंने, आपको क्या पता मेरी मेहनत? मुझे ही पता है, और उसे रट्टा लगाना कहते हैं। आरिफ को हंसी आ गई। इतनी मेहनत के बाद भी वो बमुश्किल पास हुई थी। हाँ तो रट्टा लगाना कोई आसान थोड़ी है, कितना मुश्किल काम है, खास तौर पर उसके लिए जिसे नोट्स और किताबें देखते ही नींद आती हो और भाग जाने का मन करता हो। मेरे लिए तो ये माउंट एवरेस्ट सर करने जैसा है। मैं इनामात की हकदार हूँ। वैसे आपकी वजह से भी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी थी, ऐसे मजाक ना उड़ाए मेरा। आरिफ ने बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी सिमत किया। अब तुम कह रही हो तो इतनी मेहनत पर इनामात तो बनते हैं। आरिफ ने उसके हाथ से गेम बॉक्स लेकर सोफे पर उछाला और उससे करीब खींचा। फिर देर किस बात की? और इनामात की बारिश में सायरा शराबूर होती गई।